नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। आज हम लोग हैं मजदूर मोर्चा अखबार के कार्यालय में और हमारे साथ हैं मजदूर मोर्चा अखबार के संपादक सतीश जी, जिन्हें हम मजदूर वर्ग के बुद्धिजीवी के बतौर मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अ, हाल फिलहाल के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, उन पे हम अ, जानकारी हासिल करेंगे सतीश जी से कि मजदूर वर्ग के नज़रिए से, मेहनतकश जनता के नज़रिए से कैसे इन मामलों को देखा जाए और कैसे समझा जाए। तो कॉमरेड, अभी बजट आया और बड़ी चर्चा रही और अमृतकाल और तमाम, और मोदी जी ने कहा कि ऐसा बजट ये गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में है। तमाम बातें रहीं, लेकिन मजदूर वर्ग कैसे समझे इस बजट को, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ा मज़ेदार बजट है। और अमृतकाल, अच्छे दिन तो आके चले गए। हम्म, अब अमृतकाल आ गया हम्म, और अब अमृतकाल चलेगा तो इसके बाद कौन सा काल आएगा वो समय और देखते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये है इसमें, बजट में 2022 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो 2047 की बात कर रहे हैं, 25 साल का एक बना दिया। और उसमें गौरतलब ये है कि बार बार 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। वो 1,10,000 करोड़ कहाँ खर्च होंगे, क्या पिछले में कर चुके हैं, पिछले की क्या रिपोर्ट है, कोई लेना देना नहीं। मतलब ये है कि बिल्कुल नंगे होके, बेशर्म होके, बेवकूफ़ बनाने पे तुले हुए हैं, जैसे सारे ही तो गधे हैं। कोई ना समझ सकता है, ना कोई इनसे पूछ सकता है, और अपनी अपनी हाँके जा रहे हैं। कोई पूछने वाला तो है नहीं, इसलिए अपने अपने हाँक रहे हैं। लेकिन अब बहुत दिन हाँक के जाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे। अब लोगों को पता लग गया है, काठ की हांडी है, बहुत दिन चलने वाली मुझे तो दिख नहीं रही भाई। और ये अभी जो 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश है, इसमें इनके सारे कपड़े उतर जाएंगे। कितना, एक अभी लाख। अभी आएंगे चुनाव पे, तो बजट हाँ में नहीं, बजट में है। मैं बता रहा हूँ ना, बजट में तो निरा धोखा है, धोखे के अलावा कुछ भी तो नहीं है। भाई आपने पिछले में जो इतने लाख करोड़ बताए थे उनका क्या किया, कुछ बताओ ना भाई, खाता दो। और अब जो 1,10,000 करोड़ का तुम जिक्र कर रहे हो, उसने मेरे ख्याल में 25 बार ये कहा होगा कि 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अरे कोई भाई खाता, कोई हिसाब किताब कुछ तो बता, वो कहाँ है, क्या करोगे उनका, कहाँ लगेंगे? कोई जवाब नहीं, जवाब पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये अंधाधुंध अपने वो आंकड़ों के बल पर कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। एक एक संवाददाता के बतौर, एक मैंने आम मजदूर जनता में भी जो देखा, वो ये देखा कि आम मजदूर आबादी को इस बजट को लेकर, मतलब मध्यम वर्ग टीवी के सामने बैठा, बजट को सुना, उस पर चर्चा करी, लेकिन आम मजदूर आबादी जो है, उसमें मैंने अपने, मतलब अपने समझ से जो देख पाया, समझ पाया कि उनको कोई फिक्र नहीं है किसका बजट है, क्या बजट है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एक चीज़ है कि भाई जो व्यापक मजदूर आबादी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बजट से, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, तो वो इस जगह पे खड़ा है मजदूर। हम क्या इस चीज़ को सही समझें या गलत समझें? कैसे देखना चाहिए इस चीज़ को? ये पूरे अकेले मजदूर वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश के जो तमाम नागरिक हैं, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, आम नागरिक हैं, यहाँ तक कि छात्र वर्ग भी, जिसका की कर्तव्य है उसको पढ़ना लिखना और जागरूक होना चाहिए, वो भी अब जागरूक नहीं हो रहा है। और एक मतलब टोटल उदासीनता की स्थिति है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ये कर रहे हैं, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, और ये तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। इससे अधिक की कोई मतलब, ना कोई उनमें तमन्ना है, ना कोई उसमें लड़ने का जज्बा है, ना कोई समझने की चेष्टा है। अब इतना एक मतलब व्यापक उदासीनता का भाव है ये, और ये बड़ा खतरनाक भाव है। और जब तक ये भाव रहेगा और इसके प्रति आप सचेत होके खड़े नहीं होंगे, तो हालात बड़े बिगड़ते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। कामरेड, एक और बड़ा मामला पिछले दिनों में रहा कि इलाहाबाद जो प्रयागराज हो चुका है, पटना, गया, ऐसी जगहों पर एक बड़े पैमाने पर बेरोजगार छात्र जो हैं, जो आगे चल के मजदूर ही बनेंगे, उनका एक बड़ा प्रदर्शन रहा और उसी पैमाने पर उसका दमन हुआ। और भांति-भांति के जो प्रेशर कुकर के जो बाल्ब होते हैं, उन्होंने उसको ठंडा भी किया।
इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे समझना चाहिए? ये अ, एक आदमी को धकेलते जाइए, बिल्कुल जब धकेलते दीवार की तरफ पहुंच जाओगे ना, दीवार पीछे दीवार और आगे से आप दबा रहे हो, तब वो एकदम से झटका मारता है। तो ये वो झटका है। पिछले 7-8 साल में जो कुछ हो रहा है, अब रेलवे में अकेले 8-8, 10-10 लाख मतलब 4-4 लाख की वैकेंसियां हो रही हैं। और जो 2 करोड़ वैकेंसी का वायदा था, भाई हम हर साल 2 साल हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इतना रोजगार देंगे। अरे चलो रोजगार तो तुम मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकारी मशीनरी जिसमें आदमियों की जरूरत है, अब मान लो रेलवे में 15 लाख आदमी की जरूरत है, 15 लाख जॉब हैं, और 15 लाख जॉब हैं तब उससे रेलवे चलती है। और उस रेलवे के चलने से रोजगार तो मिल ही रहा है, असली फायदा तो जो आपको लाभ हो रहा है, जो एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, जिसके बदले में आप पैसा ले रहे हैं पैसेंजर से। अब वो अगर 14 लाख जॉब है, उसमें से 4 लाख खाली पड़ी हैं, तो 10 लाख आदमियों से आप 14 का काम ले रहे हैं, तो काम क्या होगा? ना तो आपका काम सही होगा, ना आपकी सुरक्षा होगी, रोज एक्सीडेंट होंगे और रोज आपकी ट्रेनें लेट होंगी, सारा काम बिगड़ता जाएगा। आप 4 लाख के पैसे बचाने के चक्कर में तो हो, लेकिन उससे टोटल नुकसान कितना हो रहा है आप उसको नहीं देख रहे। लेकिन इसके पीछे उनका तर्क ये है कि हमने रेल रखनी ही नहीं, हमने तो रेल ही बेच देनी है। अब आने वाला है वो आदमी, आज जो आदमी आपको 20,000 में मिलता है, वो तो 10,000 में रखेगा। हम क्यों उसकी इतनी लाइबिलिटी दे के जाएं? तो कम से कम श्रमिकों का, स्टाफ का भार घटा घटा के उसको सौंपेंगे ये। देखो भई, हम 14 लाख नहीं, तेरे को तो 5 लाख ही मुलाजिम दे रहे हैं, और बाकी तो देख लेना, जो रिटायर हो जाए उनको निकाल दी, वो अपने आप निकल जाएंगे, और उसके बाद तू 20,000 का आदमी हो जाए तो 5,000 के रख लियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल पॉलिसी ये है। और इसी तरह अब देखो कितना ये 2019 के चुनाव में कहा था कि हम इतनी भर्तियां निकाल रहे हैं। कितनी थी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, शायद 7 लाख के करीब, नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसके करीब 1 लाख 1 करोड़ कुछ लाख, और दूसरे में 1 करोड़ और कुछ करीब 2 सवा 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। और 19 की आप भर्ती करते करते पूरे 19 में आप उनको उनसे फीस ले लिया, आपने दाखिला फॉर्म भरा लिया, आप उनका प्रोसेसिंग शुरू नहीं कर सके, परीक्षा की प्रोसेसिंग। और परीक्षा की प्रोसेसिंग करते करते आपने 2021 तक भी गुजार दिया। अब 22 में जाके जो रिजल्ट निकाला है वो इतना बेहुदा निकाला है। जो आपकी घोषित उसकी योजना थी या घोषित तरीका था, हम ये करेंगे, वो भी आपने सारा दरहम भरम कर दिया। उसका रिवोल्ट तो होना ही होना था, जो जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन छात्रों ने बड़ा सब्र किया, बहुत तहल्लुम से काम लेके। अब जब आखिरी झटका आ गया, तब इनको ये एकदम से रिवोल्ट करना पड़ा। और इसके लिए भी हालांकि बाद में माफ़ी भी मांगी है, और अपनी दाएं बाएं भटकाने की कोशिश भी की है, और धमकियां भी दी हैं कि जो वीडियो में नजर आएंगे उनको कभी नौकरी नहीं देंगे। अरे तुम कहाँ रहोगे नौकरी देने वाले? नौकरी देने वाले तो कोई और आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। तो लेकिन छात्रों ने बड़ा जम के मुकाबला किया, और अंत में जब और कोई बलि का बकरा नहीं मिला, तो जो कोचिंग टीचर जो थे, जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको ही लपेटना शुरू कर दिया कि तुमने भड़काया है। और ख़ास तौर पे तो खान सर हैं, अब क्योंकि खान लग गए हैं तो उनको तो जरूर, खान हो गया तो पाकिस्तान हो गया, उसको तो रगड़ दो, फांसी लगा दो, उस पर आप मुकदमा दर्ज करे फिर रहो। अपनी मूर्खताएं, अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपना लालच और अपनी चोर बाजारी को तो देख नहीं रहे, खान सर को पकड़ लो। अरे क्या बेहुदापन है ये! तो ये चल रहा है, और ये खाली एक रेलवे का नहीं है, हर महकमे का यही हो रहा है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें आधा से ज़्यादा स्टाफ हो। आईआईटीज में आपके डायरेक्टर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में देख लो कितनी वैकेंसियां पड़ी हुई हैं। आपकी कॉलेजेस में देख लो, स्कूलों में देख लो, आईआईएम में देख लो, लाखों की वैकेंसियां पड़ी हैं, और आप कमाल कर रहे हो। सिर्फ मकसद तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। पैसे तो आपने सारे अयाशी में उड़ा दिए। आपको अपने हवाई जहाज के लिए भी पैसे चाहिए, आपको सेंट्रल विस्टा के भी पैसे चाहिए, और 1 करोड़ के रोज विज्ञापन भी चाहिए आपका चेहरा थोबड़ा चमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रोज विज्ञापन एक व्यक्ति के ऊपर खर्च हो रहा है, और जो ताकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सके और उसके नाम पे वोट लिए जा सकें, ये हो रहा है। वो बेरोजगार नौजवान जिनके माँ बाप ने बहुत मशक्कत से, जिसे कहते हैं अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, और वो नौजवान भी
जो कि एक उनका अजीबो-गरीब एक सपना है कि हम पढ़ लिख जाएँगे तो ये हो जाएगा। हाँ। तो उन नौजवानों के लिए आपका कोई संदेश, कोई सलाह कि क्या इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था के रहते हुए ऐसे सारे जो अभी समीकरण हैं, उन समीकरणों के रहते हुए इन तमाम बेरोज़गारों के जो सपने हैं, जो उन्होंने पाल रखे हैं, वो क्या पूरे होंगे या नहीं होंगे? तो उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस पे कोई बात? अगर इसी तरह भटकते रहे तो कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये समय-समय पे जोश आता है, जो एक बार इंदिरा गांधी के वक़्त में आया था, तो गुजरात के हॉस्टल से शुरू हुआ था और बिहार तक पहुँच गया और पूरे देश में फैल गया और इंदिरा गांधी का तख्ता पलट दिया। उसके बाद फिर वो भटक गए, फिर वो जनता दल बन गया, जनता दल में ये आ गए और वो आ गए और वही घूमते-फिरते वही पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के जहाँ थे वहीं फिर पहुँच गए। अब पीछे में कम से कम 8 साल से तो आप राम मंदिर के चक्कर में हैं, हिंदू-मुस्लिम की बहस में बिज़ी हैं, पाकिस्तान के चक्कर में बिज़ी हैं। तो आपकी सारी ऊर्जा और आपकी सारी एनर्जी तो वहाँ लगा दी इन्होंने और ये भटकाने में इतने माहिर हैं ये लोग, आपको धर्मांध बना के और वहाँ लगाए रखा आपने। अब जब आप भूखे मरने की नौबत आ गई और बेरोजगार बढ़ते चले गए और खाने के लाले पड़ने लगे और 5 किलो राशन तक की नौबत आ गई, अब आपको देखा भाई अब तो लुट गया माल सारा। अब लुट गया माल तो अब आपको होश आ रहा है कि अब हम कुछ कर लें और ये होश भी कितने दिन का है और कितने दिन रहेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अगर ये होश स्थायी हो और अपनी मूल समस्याओं को मुद्दा बनाएं, मूल समस्याओं को मुद्दा बना के अपने वोट का उपयोग करें, जाति धर्म के आधार पे वोट ना करके अपने मुद्दों पे आप जब तक नहीं लड़ेंगे और अपने अपना वर्ग संघर्ष को जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो आप तो यूं ही लुटते रहोगे। अब जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है वो कोई अच्छा विकल्प नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अगर वो भले होते तो ये क्यों आए होते, अगर हुँ, कांग्रेसी भले होते तो ये क्यों आए होते। हुँ, उन्होंने भी जो ऐसी तैसी करनी थी खूब करी है और उसके बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए इनके पास आए। हुँ, अब इन्होंने उनको भी अच्छा कुहा दिया। हुँ, अब हम कह रहे हैं कि वही भले थे, हुँ, अब उनको ले आओ हुँ, या उन जैसों को और ले आओ। हुँ, वो फिर अब जनता की ऐसी तैसी करेंगे हुँ, और फिर कहेंगे यार इससे तो वही भले थे। हुँ। तो आप सही विकल्प क्यों नहीं सोचते, सही मार्ग पे जाने की बात क्यों नहीं सोचते। ये बेरोज़गारी से ही जुड़ा एक और बात है कि अभी राहुल गांधी जी ने संसद में जो स्पीच करी, बहुत बहुत लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और बहुत लोग उसका अपनी सीमांकन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में एक बात थी कि 3 करो मतलब विपक्ष के होने के बावजूद भी वो यही कह रहे थे कि 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। मेरा अपना सर्वे ये कहता है कि 3 करोड़ लोग नहीं बल्कि 30 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। क्योंकि जो मैं रोज़मर्रा के जीवन में देखता हूँ, जो मज़दूर फैक्ट्री में अ, कुछ ओवरटाइम लगा के या कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करके जो 15,000 रुपए महीने कमा पाता था, वो आज 10,000 रुपए कमा रहा है। डबुआ की सब्जी मंडी में रेहड़ी में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, वो कहते हैं कि हम जितनी की सब्जी पहले बेच पाते तो उसके आधे बेच पा रहे हैं, मतलब हमारी इनकम आधी है। ओला उबर में टैक्सी चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमारा काम आधा ही रह गया है। ऐसे ही तमाम जो छोटे दुकानदार हैं गली मोहल्लों के, वो उनकी बात ये है कि हमारी बिक्री जो होती थी उसकी आधी हो गई है। तो इतने बड़ी तादाद में जो लोग हैं अ, मैं देखता हूँ कि वो बेरोज़गार आधे बेरोज़गार हो गए हैं। ये किसी गिनती में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए और क्या ये 3 करोड़ का ये आंकड़ा सही है? मतलब आप कैसे देख पा रहे हैं इन चीज़ों को? देखो ये आंकड़ेबाजी का खेल है, हुँ, इसमें कुछ भी आप कोई प्रमाणित सत्य तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वही पर्याप्त हैं, वही मान लो। हुँ, हुँ। कम से कम उन्हीं को अगर मान लें आप, हालांकि इन्होंने जो आंकड़े का था वो एनएसओ शायद कोई एसएस था या क्या था, एनएसएस मुझे नेशनल सैंपल सर्वे। हाँ एनएसएस वही, हुँ, तो उसको ही खत्म कर दिया जब वो आंकड़े देने लगा, तो उसको ही भंग कर दिया, उसको ही दबा दिया। तो अपने ही आंकड़े छुपाने में ये लगे हुए हैं। तो मान लो अगर जो भी इनके आंकड़े अब भी आ रहे हैं जो अर्थशास्त्री दे रहे हैं वही मान ले तो वही बहुत है। अब राहुल गांधी कह रहा है चलो वो भी मान लो, क्या दिक्कत है, इससे ज़्यादा भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो पूरा देश तबाही की तरफ जा रहा है जब आपकी पूरी इकोनॉमी ही संकुचित हो गई, हुँ, जब आपकी पूरी जीडीपी ही माइनस में चली गई, जो हर साल एक आधा परसेंट बढ़ जाती थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था, वो माइनस में चली गई और कितना 23 माइनस में चली गई, तो उसके बाद तो फिर सबके व्यवसाय आधे आधे होने ही होने थे। हुँ, अब किसी भी फैक्ट्री में काम तो पूरा हो ही नहीं सकता। हुँ।
तो जब काम ही पूरा नहीं हो रहा है तो कारखानादार भी कहाँ से किस किस को क्या दे पाएगा। और इसके पीछे सारी आपकी जो आर्थिक और औद्योगिक पॉलिसी है वो जिम्मेवार है। अब जिस चीन से हमें जितना खतरा है उससे डर भी रहे हैं, लेकिन उसको जो उसके लड़ने लड़ने की क्षमता है, उसकी जो लड़ने की क्षमता के पीछे आर्थिक स्थिति बहुत जरूरी होती है। अब अगर हम आज लड़ना भी चाहें तो हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा का अम्यूनिशन नहीं होता। 10-15 दिन में हमारे बर्तन बिक जाते हैं। हम क्या मुकाबला करेंगे। अब चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं कई गुना हमसे बेहतर है, और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। अपने उद्योग धंधे तो हमने नष्ट कर दिए और नष्ट करने पर जुटे हुए हैं, और उसके उद्योग धंधे हम फलते फुलाते जा रहे हैं। और जब थोड़ा बहुत हल्ला पल्ला मचता है तो ये जो दिवाली की फुलझड़ियाँ ये बंद कर दो, लड़ियाँ बंद कर दो, ये कर दो, और बड़े बड़े ठेके उसको दिए जा रहे हैं। आप सारे बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, अरबों खरबों रुपए का व्यापार आप उनको दिए जा रहे हो। सबसे ऊंची वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति शायद चीन वालों ने बनाई। कितना बड़ा पाखंड करने वाले ये लोग हैं। पूरे देश से लोहा इकट्ठा करेंगे, किसानों के घर घर जाके किसी से फाड़ी लेंगे, किसी से खुरपा लेंगे, किसी से कील लेंगे, कुछ लेंगे, उस लोहे से मूर्ति बनाएंगे। मतलब एक प्रोपेगेंडा का एक तरीका था, अभी लोगों के बीच में पहुंच के लोगों को बांधो, लोगों को जोड़ो, और वो लोहा कहाँ बेच खाया कोई हिसाब किताब नहीं है। और अपने कसम को जाके कितने 3,000 करोड़, शायद इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में विदेशी मुद्रा उसको दिया है कि मूर्ति बना दे भाई। और वो जिसकी मूर्ति बनाए है वो इनको सोटे मारता था सरदार, क्योंकि अपनी तो कोई इनकी लीगेसी है नहीं। इनका संघ का या भाजपा का जो इतिहास है उसमें कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी या बड़ा कोई महापुरुष तो कभी हुआ नहीं। अब इनको आदमी तो मिलते नहीं है। कभी पहले भगत सिंह को पकड़ लाते थे, जब पता लगा भगत सिंह तो लेनिन की किताब पढ़ता था, उसको एकदम छुटका दिया, एक तरफ कर दिया। अब सरदार पटेल को उठाए उठाए फिर रहे हैं। अब सरदार पटेल का इतिहास देखो ना, उसने जब महात्मा गांधी पे हुआ था असैसिनेशन, तो उनके क्या विचार थे, उन्होंने कैसे आरएसएस को रगड़ा था, बंद किया था, और किस तरह से क्या विचार थे उनके इनके बारे में। तो इनका तो कोई चरित्र थोड़ी है। कामरेड, मजदूर समाचार ने कल लेबर कोर्ट से एक जो श्रम विभाग का दफ्तर है वहाँ से एक वीडियो बनाया। हमने वहाँ देखा कि जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, जो बातचीत हुई उसमें हमने देखा कि तमाम लोगों की शिकायत ये थी कि एक वर्कर का अगर वो पेमेंट एंड वेज एक्ट में कोई केस लेके आता है तो 5 साल 6 साल उसका तक उसको वो कोई उसको तनख्वाह मिलने की बात नहीं है। उस पूरे बिल्डिंग में पीने के पानी की, सफाई की, अगर कोई विकलांग प्रेग्नेंट महिला है, इस तरह के लोग ऊपरी मंजिलों पे जाएं, लिफ्ट चालू नहीं है, इस तरह के तो अन्य दिक्कतें हैं ही हैं। लेकिन लोग बता रहे थे कि उसमें कभी डीएलसी नहीं होते हैं, कभी जो लेबर अफसर है वही नहीं होते हैं। इतने बड़े शहर में सिर्फ 7-8 लेबर इंस्पेक्टरों के भरोसे जांच पड़ताल का काम चल रहा है, इतने कानूनों की परिपालना कराई जा रही है। तमाम इस तरह की शिकायतें थी। और पिछले दिनों भी हमने इस शहर में देखा कि एक वर्कर बिजली का काम करते हुए बिजली के तारों पे ही जल गया। अभी पिछले दिनों खबर थी कि एक सीवर में काम करते हुए 2 लोग मर गए। लखानी अग्निकांड हमने सेप्टिक देखा टैंक है, में सेप्टिक टैंक में मर गए। लखानी अग्निकांड हमने देखा है, जब तक शहर में फैक्ट्री के बॉयलर फटते रहते हैं, जब तक मशीनों में लोगों के हाथ पैर कटते रहते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और लेबर विभाग की, श्रम विभाग की हालात ये हैं कि वहाँ ना इंस्पेक्टर ही सही संख्या में मौजूद हैं, और ऐसा भी हमें बताया गया कि सरकार की पॉलिसियों के तहत ही लेबर इंस्पेक्टरों के भी जो दांत और नाखून थे दिखावे के लिए सही, उसको भी तोड़ दिए गए हैं, कुतर दिए गए हैं। इस सब को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज से नहीं देख रहा, पिछले कम से कम 50 40 45 साल से देख रहा हूँ। सन 75 से तो मैं यहाँ आ गया था इस शहर में काम करने के लिए, और तब से ही मेरा अनुभव है कि ये लेबर डिपार्टमेंट वाले जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उद्योगपति जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हमें मजदूरों को गलत फहमी है कि ये लेबर डिपार्टमेंट हमारे लिए है, श्रमिकों को बड़ा भारी वहम है कि सरकार हमारी भलाई करेगी, जब तक उनके दिमाग में भूसा भरा रहेगा उनके साथ ऐसा ही होगा।
अब ये समझ क्यों नहीं आती कि सरकार ने जो लेबर डिपार्टमेंट खड़ा किया है वो मजदूरों के भले के लिए नहीं किया है, उनका बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है, ताकि मजदूर अपना संगठन बना के सीधे सड़क पे ना आए, सीधे इनका गला ना पकड़ें, सीधे गेट की लड़ाई ना लड़ें। इस भूल भलई में आके 5 साल 10 साल में बर्बाद होकर अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएं। ये उनको ठिकाने लगाने का एक जरिया है। इनको राहत देने या कोई फ़ायदा देने के लिए सरकार ने ये नहीं बनाया। सरकार पूंजीपतियों के सहारे चलती है, उनके चंदे से इलेक्शन लड़ते हैं, उनसे घूसखोरी करते हैं और उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए पूरा श्रम विभाग बनाया गया है। और श्रम विभाग जो कर रहा है उन्हीं के लिए कर रहा है और उन्हीं के लिए करेगा। अगर किसी मजदूर को गलतफहमी है तो इसके लिए मजदूर जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार नहीं है और ना ही लेबर डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। तो ये थी विभिन्न मुद्दों पर मजदूर मोर्चा साप्ताहिक अखबार के संपादक सतीश जी के विचार। हम अन्य मजदूर वर्ग के बुद्धिजीवियों से, मजदूर वर्ग के मामलों पर, मजदूर वर्ग की खबरों से आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।